हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। बेईमानी मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और जल्दी से जल्दी अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम आपके लिए एक नई कहानी भी लेकर आ रहे हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं 134वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। चंदन युवराज को मेहता और वर्मा के बारे में बताकर ऑफिस से बाहर चला गया था। युवराज मेहता और वर्मा के बारे में ही सोच रहा था। क्या मेहता और वर्मा के इरादे सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित थे? ये उसके दिमाग में बार बार तूफान चल रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। युवराज की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने झुककर टेबल पर रखा फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मोबाइल की स्क्रीन पर माही का नंबर आ रहा था। युवराज का हाथ ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। माही का नाम देखते ही उसकी आंखों के पुरानी यादों का बवंडर उमड़ पड़ा। वो हंसी, वो बातें, वो साथ बिताए लम्हे, फिर वो दर्द और युवराज का हल्का सा हाथ भी कांप रहा था। उसने धीमे से कपकपाते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। दूसरी तरफ से माही का भी यही हाल था। उसने जब युवराज की आवाज सुनी तो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने अपने दिल का दर्द अपनी आवाज में झलकने नहीं दिया। उसने युवराज से कहा, मुझे एक बार आपसे मिलना था। युवराज की आंखों में हल्का से चमक आ गई। हाँ, उसने तुरंत कहा, और जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद मिल गई हो। शायद ये सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज शाम 5 बजे ब्रू एंड ब्लूम कैफे में मिलते हैं। माही ने बस इतना कहा और कॉल काट दी। जैसे ही फोन कट गया, माही ने अपना मोबाइल कसकर पकड़ लिया। माही अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और अगले ही पल उसके अंदर छुपा सारा दर्द आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। युवराज, तुमने मुझे कभी नहीं समझा। उसके होठ कांप रहे थे। गला सूख गया था और वो अपने कैबिन में थी, अकेली, और दरवाजा बंद कर लिया था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने अपने हाथों में से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया था और तुमने। वो हर बीती हुई बात उसके जेहन में चाकू की तरह चुभ रही थी। दूसरी तरफ युवराज भी अभी शौक में था। फोन कट चुका था, लेकिन वो अब भी मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। उसकी सांसें धीमी लेकिन गहरी हो गई थी। फिर धीरे धीरे उसका हाथ ढीला पड़ा और मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मोबाइल गिरने की आवाज सुनते ही युवराज हकीकत में वापस आया। उसकी आंखें कुछ देर तक खाली रही। फिर उसने नीचे झुका और फोन उठाया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपने सीने की धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। माही ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, पर क्यों? क्या वो सब कुछ पहले से जैसे करना चाहती थी, या फिर डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बुला रही थी? उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने बालों में उंगलियां फिराई और धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी बेकाबू थी। माही की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे तुमसे एक बार मिलना है। युवराज के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में अनगिनत सवाल उठ खड़े हुए। उसने सोचा, क्या माही सच में मुझे माफ करना चाहती है, या फिर सिर्फ एक फॉर्मल मुलाकात होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और ही बताने वाली हो। वो अपने विचारों में खो ही रहा था, तभी चंदन फिर से उसके कैबिन में आ गया। उसने देखा कि युवराज का चेहरा बदला हुआ है, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। चंदन ने भी चिंता की नजरों से पूछा, सर, सब ठीक तो है? युवराज ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस शाम को एक जरूरी मुलाकात है। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर वो जरूरी है तो अच्छा ही होगा। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खिड़की की तरफ देखने लगा। उसके अंदर अजीब सी घबराहट थी, एक उम्मीद थी, लेकिन साथ में एक डर भी था कि कहीं यह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात न बन जाए। इसी बीच टीना अपने कैबिन में बैठी युवराज के लंच पर न जाने के कारण के बारे में सोच रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुस्से में झुंझलाते हुए अपने आप से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज मुझसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता। अपनी मंजिल के इतना नजदीक पहुंचने के बाद मैं पीछे भी नहीं हट सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उधर माही अपने कैबिन में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उसके अंदर अंधेरा छा गया था। दिल भारी हो गया था, लेकिन चेहरा भी कठोर हो गया था। कुछ ही मिनट पहले उसने युवराज को कॉल किया था। उसकी आवाज में इतनी कोमलता नहीं थी, बस एक फॉर्मेलिटी थी, एक फैसला था। नहीं माही, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझाने लगी। आज वो इस रिश्ते की आखिरी कड़ी तोड़ने जा रही थी। माही ने अपने इमोशंस को काबू किया, फिर टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और अपने वकील सौम्या अरोड़ा का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बजी और कुछ सेकंड के अंदर सौम्या ने फोन उठाया। फोन उठाते ही उसने कहा, हाँ माही, कैसी हो?
माही ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा। शाम को 5 बजे ब्रू एंड ब्लूम कैफे में युवराज से मिलने जा रही हूँ। सौम्या हल्के से मुस्कुराई और उसने पूछा, अच्छा, और क्या करोगी? माही की आंखों में एक ठंडी चमक आई। आज मैं उससे मिलकर रहूंगी और वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे किसी न किसी तरीके से। सौम्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आखिरकार तुमने तय कर लिया है? माही ने जबड़े भींच और उसने कहा, हाँ, अब इस रिश्ते को और घसीटने का क्या मतलब है? जो खत्म हो चुका है उसे खत्म ही कर देना चाहिए। सौम्या कुछ देर चुप रही, फिर उसने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सौम्या पूरी तरह से वकील के अंदाज में आ चुकी थी। उसने कहा, माही, एक बात ध्यान रखना, डिवोर्स की प्रक्रिया में 3 चीजें बहुत अहम होती है। पहला, कानूनी आधार, तुम्हारे पास ठोस कारण होने चाहिए। दूसरा, संपत्ति और एग्रीमेंट्स, क्या तुम युवराज से कोई आर्थिक दावा कर रही हो? और तीसरा, मेंटल टॉर्चर का प्रूफ, अगर तुम कोर्ट में किसी तरह मानसिक उत्पीड़न दिखाना चाहती हो तो तुम्हारे पास सबूत होने चाहिए। माही ने हल्का सा सिर झुका लिया, फिर उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे युवराज से कुछ नहीं चाहिए, बस ये रिश्ता खत्म करना है। सौम्या ने उसकी आवाज में पीड़ा महसूस की और उसने पूछा, माही, क्या तुम सच में यही चाहती हो? माही की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाया। उसने सिर हिलाकर हाँ में बस एक ही शब्द कहा। सौम्या को अब समझ आ चुका था कि माही अपने फैसले पर अड़िग थी। उसने आखिरी फैसला ले ही लिया था। फोन कटने के बाद धीरे धीरे माही अपने कैबिन में कोने में लगे सोफे पर बैठ गई। उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। वो अपने आप से ही सवाल पूछ रही थी, क्या मैं कभी छोड़ दूंगी उसे? उसके बाद वो अपने ऑफिस के काम में लग गई। शाम होने को आ गई। ब्रू एंड ब्लूम कैफे का माहौल हल्का गुलाबी था। हल्की मध्यम रोशनी दीवारों पर सजी वुडन शेल्फ जिनमें करीने से रखी किताबें और कॉफी मग्स थे। अंदर धीमी लाइटिंग और मधुर संगीत वातावरण को सुकून देने वाला बना रहे थे। लेकिन माही के दिल के अंदर तूफान चल रहा था। वो शाम 5 बजे की मुलाकात के लिए पूरे 15 मिनट पहले ही वकील सौम्या अरोड़ा के साथ पहुंच गई थी। टेबल नंबर 7 कैफे में कोने के एक गहरे गोंज में वुडन टेबल माही ने कॉफी ऑर्डर की थी, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार कप के किनारे पर चल रही थी। वो परेशान थी, बेचैन थी। क्या वाकई में सही कर रही हूँ? वो अपने आप से सवाल कर रही थी। सौम्या ने माही की हालात भांप ली। वो एक समझदार और सुलझी हुई वकील थी, लेकिन आज वो सिर्फ माही की लीगल एडवाइजर नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माही, तुम्हारी उंगलियों की हलचल बता रही है कि तुम घबरा रही हो। माही ने फौरन अपने हाथ रोक लिए। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने फिर भी अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की और सौम्या से कहा, सौम्या, मैं सच में बहुत कंफ्यूज हूँ। सौम्या ने धीरे से माही का हाथ थाम लिया और उसने बड़ा दिलासा देते हुए कहा, देखो माही, तुमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। अगर तुम वाकई में इस रिश्ते से खुश होती तो तुम यहाँ नहीं होती। माही ने हल्की सी आंखें भी गीली हो गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि सौम्या उसकी कमजोरी ना देख सके। खुश हो जाओ माही, खुश। माही ने खुद से सवाल किया, क्या वो खुश थी? नहीं। लेकिन क्या वो सच में तलाक लेना चाहती थी? युवराज से रिश्ता तोड़ना इतना आसान था क्या? उसका दिल और दिमाग दो अलग अलग बातें कर रहे थे। युवराज और माही साथ में हंसते थे, लड़ते थे, प्यार करते थे। कई बार युवराज ने उसे गले लगाकर कहा था, माही, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। युवराज अब वो युवराज नहीं था। वो किसी और के करीब चला गया था। माही की आंखों में गुस्सा तैर गया। उसने गहरी सांस ली और उसने अपने आप को मजबूत बनाया और फिर कहा, नहीं, अब की बार मैं ठोस निर्णय ही ले पाऊंगी। सौम्या ने माही के टेंशन को कम करने के लिए कहा, माही, जब तुमने युवराज को कॉल किया था तब क्या तुम्हें उसकी आवाज में कोई पछतावा लगा? माही ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तो फिर डर किस बात का? सौम्या ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। माही ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। कैफे के दरवाजे के बाहर सड़क पर हल्की हलचल थी। माही की नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वो बार बार ये सोच रही थी, युवराज आया क्यों नहीं? सौम्या ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लग रहा है कि वो आएगा या नहीं? माही ने झिझकते हुए कहा, आएगा, आएगा क्यों नहीं, जरूर आएगा। ठीक 5 बजे कैफे का दरवाजा खुला। माही ने तेजी से नजरें उठाई और वो सामने उसके युवराज ही खड़ा था। सफेद शर्ट, काले ट्राउजर, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पर गहरी उदासी। युवराज धीरे धीरे अंदर आ रहा था, लेकिन उसकी चाल में अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। उसकी आंखें माही से मिली और कुछ पल के लिए समय ठहर सा गया। माही ने महसूस किया, क्या वो उतना ही टूटा हुआ है जितना मैं? लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को कम कर लिया। युवराज धीरे धीरे टेबल नंबर 7 की तरफ बढ़ रहा था। ये माही ने अपनी उंगलियां टेबल पर मोड़ ली और दिल में अजीब सी घबराहट उसके पैदा हो गई थी। सौम्या ने माहौल को संभालने के लिए सबसे पहले बात की,
मिस्टर युवराज, आप सही समय पर आ गए हैं। युवराज ने हल्का से सिर हिलाया। फिर उसकी नजर माही पर पड़ गई। माही की आंखें खाली थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। सौम्या ने बैग से डिवोर्स के पेपर्स निकाले और मेज पर रख दिए और युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रहे पेपर्स। माही चाहती है कि आप इन्हें साइन कर दें। युवराज ने चेहरे पर हल्का सा झटका लेकर आया। उसने धीरे से पेपर्स को देखा, फिर माही को, और उसने माही की तरफ देखते देखते ही कहा, मैं यहां माही से बात करने आया हूं। मुझे कुछ समय मिलेगा। क्या होगा अब आगे? क्या युवराज पेपर्स पर साइन कर देगा या माही को मना पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लग रही है। और वीडियो आप लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। दोस्तों, 135वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कैफे में हल्की मध्यम रोशनी के साथ सब कुछ स्थिर था। बस दो आंखें टकरा रही थी, माही और युवराज की। माही और युवराज आमने सामने बैठे थे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। कुदरत भी शायद उनके दर्द को महसूस कर रही थी। कैफे में बाकी लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए थे, लेकिन इन दोनों में एक अलग ही जंग लगी हुई थी। युवराज की आंखें उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सौम्या अरोड़ा, जो एक वकील की तरह शांत थी, अब दोस्त की तरह माही के दर्द को भी महसूस कर रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली, सौम्या की तरफ देखा और उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे और उसने कहा, मैं यहां माही से बात करने आया हूं। क्या मुझे कुछ समय मिलेगा? सौम्या ने देखा कि माही कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द उसके जुबान पर आकर रुके। उसने माही का हाथ दबाया और हल्के से कहा, हिम्मत रखो माही, ये तुम्हारा फैसला है, इसे पीछे मत हटना। माही ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने एक लंबी सांस ली। माही को लगा कि जैसे उसके अंदर हलचल तेज हो गई है। वो पलकों को झपकाना तक भूल चुकी थी। माही, क्या हमें बस 5 मिनट अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल सकता? युवराज की आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। सौम्या ने माही की तरफ देखा, जैसे वो उसकी मर्जी जानना चाहती हो। माही ने पहले सौम्या को देखा, फिर युवराज की तरफ बिना कुछ कहे देखा। कुछ पल के लिए चारों तरफ सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस था। फिर माही को खुद को संभालने के लिए बोलने की हिम्मत जुटाई और माही ने अपनी उंगलियां टेबल पर से हटा ली। युवराज की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, लो, बताओ क्या कहना चाहते हो? माही की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, युवराज, मैं भी तुमसे यही कहने आई हूं। इतना सुनते ही युवराज के माथे की नसें तन गई। तुम सिर्फ डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, माही ने चिल्लाते हुए जोर से कहा। युवराज ने चौंक कर माही की आंखों में देखा। माही का गुस्सा और भी ज्यादा फूट रहा था। उसने कहा, तुम मेरे मुंह से यही सुनना चाहते थे ना? लो, अब मैंने कह दिया, अब कर दो साइन। उसका सवर कांप रहा था, लेकिन आंखें नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। युवराज के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए हवा की सिरहन सी दौड़ गई। उसके चेहरे की रंगत एकदम उतर गई। माही की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसने कभी नहीं सोचा कि माही इतने सीधे शब्दों में उसे ये कह देगी कि वो अब रिश्ते को खत्म करना चाहती है। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन खुद पर काबू रखा। माही, उसने धीरे से कहा, लेकिन माही ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। युवराज ने अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। उसने अपने उंगलियां टेबल पर टकराई और गहरी सांस लेते हुए बोला, माही, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। माही ने एक कड़वी हंसी हंसकर कहा, युवराज, अब तुम्हारी सफाई का कोई फायदा नहीं। युवराज का गला सूख सा गया। उसने हताश होते हुए पूछा, तुम्हें मुझ पर कभी विश्वास था भी या नहीं? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो माही? क्या तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती? माही की आंखें बंद हो गई। उसने गहरी सांस ली, उसके तरफ देखा और वो कहा, विश्वास, प्यार? अब बहुत देर हो चुकी है युवराज। मैंने नहीं झूठ बोला था माही। कहते हुए युवराज बिल्कुल बिखर गया था। मैंने सच में उस हमलावर को पकड़ा था। मुझे समझने की कोशिश तो करो, तुम मुझ पर विश्वास तो करो। एक बार अपने प्यार की खातिर एक बार विश्वास करके तो देखो माही। मैंने तुम्हें कभी भी धोखा देने की कोशिश भी नहीं की, और मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी कैसे सकता हूं? उसकी आवाज में दर्द था। आसपास के लोग उनकी टेबल की तरफ देखने लगे थे, लेकिन माही अब ठान चुकी थी। उसने युवराज की आंखों में देखा। कई महीनों का दर्द, तकलीफ और बेबसी उसकी आंखों में उभर आई, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, युवराज, अब तुम्हारे इस सफाई का कोई फायदा नहीं। विश्वास तो वो तो बहुत पहले ही टूट चुका था। अब तुम सिर्फ ये पेपर साइन कर दो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। युवराज को महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। माई के शब्द उसके सीने में तीर की तरह लग रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया
और उसे जैसे ये बातें किसी मौत से कम भी नहीं लग रही थी। उसने फिर भी कहा, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? युवराज ने माही की आंखों में अंसुर तलाश करने की कोशिश की। माही ने अपने आंसू निगलते हुए सिर हिलाया। युवराज ने अपना गला साफ किया और अपनी आवाज को काबू में रखने की कोशिश की और फिर बेहद शांत स्वर में कहा, ठीक है। माही की नजरों में हल्की बेचैनी आ गई थी। युवराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही चाहत है, मैं साइन कर दूंगा। माही को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में कुछ टूट कर गिर गया हो। युवराज ने डिवोर्स पेपर्स की तरफ देखा, लेकिन साइन करने से पहले उसने कहा, मैं एक बार अपने वकील से बात कर लूं और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके तुम्हें पेपर साइन करके भेज दूंगा। ठीक है। माही ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब देते हुए हल्का सिर हिला दिया। उसके लिए सब एकदम दर्दनाक अंत की तरह था, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। युवराज समझ चुका था, अब सब कुछ खत्म हो गया है। युवराज ने आखिरी बार माही की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और एक हारी हुई जिंदगी का नजरा दिख रहा था। माही ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन अब उनके बीच वो प्यार नहीं था, बस एक खत्म होती कहानी दिख रही थी। युवराज अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठ गया। उसने बिना कुछ कहे अपने मोबाइल और डिवोर्स पेपर उठाया और कैफे से बाहर निकलने के लिए लगा। वो कैफे के दरवाजे से बाहर निकलते वक्त एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर बिना कुछ पल कहे और बिना एक बार पीछे देखे बाहर ही चला गया। माही ने कुछ देर दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, खत्म। लेकिन सच में क्या ये वाकई में खत्म था? कैफे से निकलने के बाद युवराज अपनी कार में बैठ गया। उसके हाथ में डिवोर्स पेपर थे और आंखें उन्हीं कागजों पर टिकी हुई थी, जैसे मानो वो उनसे कोई जवाब मांग रहा हो। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। एक एक करके डिवोर्स पेपर गिरते जा रहे थे। कागज पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन युवराज को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में माही मुझसे दूर जाना चाहती है? क्या वो सच में मुझसे नफरत करने लगी है? या इसके पीछे कोई और वजह है? युवराज ने अपनी आंखें बंद की। पलकों के पीछे माही का चेहरा घूम गया। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक और सब कुछ जो उसे खोने ही वाला था। उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। नहीं, युवराज ने खुद से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। माही मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह मिलेगी। कोई तो है जो माही को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। युवराज ने अपनी आंखें पोंछी। उसने अपना मोबाइल उठाया और धीरे धीरे स्क्रीन पर एक नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड में फोन सामने से उठा लिया गया। आगे से भारी आवाज आई, जी मालिक, क्या हुक्म है, बताइए। युवराज को इस आवाज में सिर्फ वफादारी और सम्मान ही सुनाई देता था हमेशा। यह वसीम था और युवराज ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज गंभीर और कड़क थी। उसने कहा, वसीम, तुम्हें एक मामले की तह तक जाना होगा। माही मुझसे डिवोर्स मांग रही है, लेकिन पूरा मुझे यकीन है कि यह फैसला उसका नहीं है। कोई है जो ऐसा करने के लिए उसे मजबूर कर रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा कि वो है कौन। मुझे हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। वसीम ने एक पल बिना सोचे ही कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी से अभी इस काम में लग जाता हूँ। जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करता हूँ। युवराज ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। फोन कटने के बाद उसने फिर एक और नंबर डायल किया और इस बार वो चंदन को फोन कर रहा था। चंदन ने तुरंत फोन उठाया और कहा, जी सर। युवराज ने बिना भूमिका के सीधे कहा, मुझे एक काम देना है। माही से डिवोर्स लेने के पीछे की अजली वजह बता करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सारे लोगों को इस मिशन पर लगाओ, बाकी सब काम छोड़ दो। चंदन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जी सर, मैं अपने आदमी को अभी अभी इस काम पर लगा देता हूं। युवराज रुकने वाला नहीं था। उसने एक एक करके सभी भरोसेमंद लोगों को फोन कर दिया। पहले हिम्मत, फिर विनोद और फिर शहजाद। हर किसी को सिर्फ एक ही काम सौंप दिया, माही के डिवोर्स लेने के पीछे की असली वजह पता करो। हर कोई तुरंत हरकत में आ गया। सभी कॉल्स के बाद युवराज ने एक लंबी सांस ली। उसका दिल अब भारी था। उसने ड्राइविंग सीट पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। फिर से माही का चेहरा उसके सामने आ गया। उसे याद आया कि माही की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दर्द भी था। अगर वो मुझसे नफरत करती तो उसकी आंखों में वो दर्द क्यों था? युवराज के दिमाग में यह सवाल हर दूसरी सेकंड घूम रहा था। वसीम, चंदन, हिम्मत, विनोद, शहजाद सब अपने अपने काम में लग चुके थे। युवराज हर मिनट सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। उसे किसी भी वक्त कोई अपडेट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक कोई कॉल नहीं आई थी। युवराज का फैसला था, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपने आप में बड़बड़ाया और गाड़ी की स्पीड फिर से तेज कर दी। अब कहाँ जाएगा युवराज? क्या करेगा युवराज आगे जाकर? क्या वो माही के पीछे का रीजन पता कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।
दोस्तों 136वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज की गाड़ी तेजी से स्पीड में अपने सिंघानी हाउस की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके भीतर उठ रहे विचारों की आंधी बहुत तेज थी। हाथ में अभी भी माही के डिवोर्स पेपर थे जो आंसुओं से भीग चुके थे। कार के भीतर घुटन सी महसूस हो रही थी, मानो ये कागज के टुकड़े उसकी आत्मा को चीर रहे हों। नहीं, माही ऐसा नहीं कर सकती। उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ चुकी थी। यह सिर्फ और सिर्फ मजबूरी हो सकती है। यह सवाल, आखिर उसे कौन मजबूर कर रहा है? युवराज के मन में टीना की कही बात गूंजने लगी। माही को किसी ने महंगी गिफ्ट की है गाड़ी, लेकिन कौन और क्यों? उसने एक झटके से अपनी कार को ब्रेक से रोका और लाल बत्ती पर गड़ी कार में बैठे हुए उसकी निगाहें सड़क के उस पार शोरूम के शीशे पर पड़ी, जहां कहीं महंगी महंगी गाड़ियां चमक रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या माही किसी और के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया और सिर सीट से टिका दिया। नहीं, मुझे खुद काबू में खुद को रखना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। सिग्नल ग्रीन हो चुका था, लेकिन युवराज अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पीछे से लोगों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर युवराज होश में आया। उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, तेजी से सिंघानिया हाउस की तरफ जाने लगा। सिंघानिया हाउस के भव्य कांच के दरवाजे के प्रेस करते ही युवराज के कदम इत्तेफाकन ही भारी होने लगे। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने उसके दिल को छीनकर एक सूनी गली में फेंक दिया हो। वो अपने विशाल कमरे में आ गया था, जहां माही की मौजूदगी की हल्की हल्की महक अभी भी बाकी थी। कमरों की दीवारों पर लगी उसकी शादी की तस्वीरें उसे अब चुभने लगी थी। वो तस्वीरें जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, आज वे ही उसकी तकलीफ का कारण बन गई थी। और धीरे धीरे दीवार के पास गया, एक तस्वीर को हाथ में उठाया और तस्वीर से माही की अपने बाहों में थी। दोनों की आंखों में बेहिता मोहब्बत थी। क्या वो सिर्फ प्यार का दिखावा था? क्या माही अब सच में मुझसे अलग होना चाहती है? युवराज के भीतर कुछ टूटने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे सच तो पता लगाना ही पड़ेगा। उसने तुरंत अपने मोबाइल से टीना का कॉल किया। टीना अपने ऑफिस में बैठी थी। उसके सामने सेक्रेटरी साक्षी खड़ी थी। साक्षी के हाथ में कुछ फाइल्स थी, जिन पर वो टीना ने साइन करवा रही थी। टीना उन फाइल्स पर साइन तो कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी युवराज की तरफ ही था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि युवराज उसको ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा था। आखिर क्यों? मुझे इस तरह वो इग्नोर करके क्यों चले गए जीजू? उसने खुद से सवाल किया। वो सोच रही थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर युवराज का नाम देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कॉल उठाया। हेलो जीजू, उसने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही साक्षी को बाहर जाने का इशारा किया। उधर से युवराज की गंभीर आवाज आई। टीना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी, पूछिए जीजू। टीना ने सामान्य बने रहने की कोशिश की और कहा, तुमने कहा था कि माही को किसी ने एक महंगी कार गिफ्ट की है। क्या तुम्हें पता है कि वो गाड़ी किसने दी? युवराज ने सीरियस आवाज में पूछा। टीना को झटका लगा। उसे लगा था कि युवराज इस बात से ज्यादा गंभीरता नहीं लेगा, लेकिन अब जब उसने सीधे सवाल कर दिया तो उसे संभल कर जवाब देना ही था। नहीं जीजू, मुझे तो बस इतना पता है कि माही कह रही थी कि वो गाड़ी उसे हीराचंदानी ग्रुप की तरफ से मिली है, यानी उसके ऑफिस की तरफ से। लेकिन आप ही सोचिए, कोई ऑफिस वाले अपने एम्प्लॉय को इतनी महंगी गाड़ी थोड़ी ना देंगे। मुझे तो लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, टीना ने जवाब देते हुए कहा। युवराज कुछ देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में संदेह उगर गया था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी टीना ने मासूमियत से फिर पूछा, वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं जीजू? क्या हुआ? युवराज ने गहरी सांस ली और फिर बोला, माही आज मुझसे डिवोर्स पेपर साइन कराने आई थी। मुझे लगता है कि यह फैसला उसका अपना नहीं है। जरूर उसे कोई मजबूर कर रहा है। टीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर युवराज को सच्चाई का पता चल गया तो? उसने घबराकर फोन कसकर पकड़ लिया। टीना अब पूरी तरह से चिंता में डूब चुकी थी। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो उन हमलों के पीछे मेरा और अंजलि कपूर का हाथ है तो क्या होगा? मैं युवराज को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने युवराज को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, जीजू मुझे लगता है कि वो किसी के दबाव में आकर ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे तो मालूम है कि वो खुद ही ऐसा कर रही है। उसने हमें घर पर बताया था कि आपके बिजनेस की वजह से आपके बहुत दुश्मन हैं और उसके चलते वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए वो आपसे डिवोर्स ले लेगी। क्या कह रही हो तुम? युवराज ने थोड़ा कड़क आवाज में पूछा। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ जीजू। टीना की बात सुनकर युवराज फिर से सोच में पड़ गया। कहीं मैं ही तो ज्यादा नहीं सोच रहा। टीना सच कह रही है। ये सोचते हुए उसने टीना से कहा, ठीक है, ओके बाय। कहकर उसने फोन काट दिया। उधर टीना का मन बेचैनी से भरा हुआ था।
वो जानते थे कि अगर युवराज इस गहराई तक जाने की कोशिश करेगा तो जल्द ही उसे पता भी चल जाएगा कि इस पीछे साजिश के है कौन। दूसरी तरफ युवराज अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अपने तुरंत सबसे भरोसेमंद आदमी वसीम को फिर से कॉल किया। वसीम, तुम्हें मेरा एक काम और करना है। अभी के अभी मुझे पता करके बताओ कि जो गाड़ी माही अभी इस्तेमाल कर रही है वो गाड़ी उसने किससे दी, और ये तुम्हें पता लगाना है। मुझे हर हाल में सब सच चाहिए कि वो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर है। वसीम की आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, आप चिंता मत करें मालिक, मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। युवराज ने कॉल काट दिया। उसको यकीन था कि माही की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वह मजबूर कर रही है। सवाल यह था कि क्या ये उसकी मर्जी है या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। वो धीमे धीमे कदमों से बेड के पास पहुंच गया। भारी भारी उसका मन हो गया था। उसका ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ उसके और माही के रिश्ते की हालत हो गई। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर उठ रहे सवालों के बवंडर ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि कुछ गलतफहमियों की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या रिश्तों को निभाने की कोई अहमियत नहीं होती? उसका सिर झंझना उठा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ संयोग है या कोई और ही काम हो रहा है। वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और काव्या अंदर आ गई। काव्या, जिसे हमेशा से उसकी हर तकलीफ का अंदाजा लग जाता था, उसने देखा कि युवराज गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसे उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। कमरे में एक नरम प्यारी सी आवाज गूंज उठी, युवराज। यह आवाज उसकी बड़ी बहन काव्या की थी। काव्या ने जब देखा कि उसका छोटा भाई यूं ही गुमसुम बैठा है तो उसका दिल भर आया। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। उसने बिना कुछ कहे युवराज के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। युवराज को जब अपनी बहन का स्पर्श महसूस हुआ तो उसकी आंखों में आंसू और भी तेज हो गए। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो बिस्तर के किनारे से नीचे बैठा था और काव्या बिस्तर पर बैठी थी, इसलिए जैसे ही उसने सिर झुकाया उसका माथा काव्या के घुटनों से लग गया। अगले ही पल उसने काव्या के घुटनों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। काव्या ने अपने भाई को इस तरह टूटते हुए पहली बार देखा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उसके बाल सहलाने लगी। उसने उसे धीमे से पूछा, युवराज, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? लेकिन युवराज कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस अपने हाथ में पकड़े डिवोर्स पेपर काव्या की ओर बढ़ा दिए। काव्या ने वो कागज लिए। जब उसने उनकी हेडिंग पढ़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डिवोर्स एग्रीमेंट, माही चौधरी वर्सेज युवराज सिंघानिया। काव्या की आंखें भी हैरानी से फैल गई। ये क्या है युवराज? उसने घबराहट में पूछा। युवराज की अपनी लाल हुई आंखों से उसकी ओर देखा और रूंधे गले से कहा, ये पेपर्स आज माही ने मुझे दिए हैं। उसने साइन कर दिए हैं, बस मेरे साइन का इंतजार कर रही है। ये सुनते ही काव्या दंग रह गई। वो कुछ पलों तक कुछ नहीं कह पाई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। पर कल ही तो मेरी माही से बात हुई है। उसने कहा है कि वो अपने मायके गई है मम्मी पापा से मिलने। वो तो कह रही थी कि आज वापस आ जाएगी, फिर ये सब कैसे? युवराज ने अपने सोने आंखों से अपनी बहन को देखा और थके हुए स्वर में कहा, दीदी, वो तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसने फैसला कर लिया है। अब वो डिवोर्स ही लेना चाहती है। काव्या का चेहरा गुस्से और पीड़ा से लाल हो गया। बकवास, माही ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर इसके पीछे कोई और वजह है। तुमसे झगड़ा हुआ था क्या? लेकिन इतना बड़ा फैसला तो वो कैसे ले सकती है? मुझे मालूम है वो ऐसा नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब आज वो आई और उसके चेहरे पर मेरे लिए नफरत दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ चाहती है कि मैं पेपर्स पर साइन कर दूं। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत ही नफरत थी। ये कहते हुए युवराज फिर से रोने लगा। काव्या ने मजबूती से उसके हाथ पकड़े और उसे हिलाते हुए बोली, नहीं युवराज, मैं इस फैसले को इतनी आसानी से नहीं मान सकती। तुमने उससे बात की क्या? उसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हें उसे मिलकर अच्छे से बात करनी चाहिए और पहले पता करना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। मुझे नहीं लगता कि माही कभी भी इतना बड़ा फैसला लेगी, और वो भी बिना कुछ ऐसे कोई बड़ा कारण के वजह। युवराज ने सिर झुका लिया। उसने कहा, माही कह रही कि अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसे अब मुझसे कोई लगाव नहीं रहा। यह सुनते ही काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। तो क्या हुआ? उसने कह दिया और तुम भी इतनी आसानी से हार मान लोगे? पहले मैं कह रही हूं कि इसके पीछे का रीजन पता करो। हो सकता है कि कोई और ही रीजन हो कि माही तुमसे इस तरीके से डिवोर्स ले रही है।
युवराज ने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन दीदी, मैं क्या करूं? अगर वो सच में खुश नहीं है मेरे साथ, तो आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। काव्या ने उसके गालों को थपथपाया और कहा, युवराज, प्यार एक दिन में खत्म नहीं होता। माही को किसी ने शायद मजबूर किया होगा, और हम पता लगाएंगे कि वो कौन है। मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। काव्या ने तुरंत अपना फोन निकाला और माही का नंबर डायल किया, लेकिन उधर से फोन कट गया। देखना युवराज, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। मैं माही से खुद मिलूंगी और सच्चाई पता लगाऊंगी। काव्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कही। उसने जब ऐसे माही और युवराज को एक दूसरे के साथ देखा था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया था। युवराज ने एक आशा भरी नजरों से बहन की ओर देखा कि शायद उसकी तकलीफ का हल कोई निकल आए। क्या करेगी काव्या? क्या काव्या युवराज और माही को दोबारा से मिलवा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, 137वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक तरफ जहां काव्या युवराज को समझाने की कोशिश कर रही थी कि माही ऐसा नहीं कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ माही अपने वकील सौम्या अरोड़ा को उसके ऑफिस छोड़कर अपने घर चौधरी हाउस पहुंच चुकी थी। जैसे ही माही अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि हमेशा की तरह उसके माता पिता यामिनी और यशवंत चौधरी लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। लेकिन माही का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अनकहा दर्द भी झलक रहा था। यामिनी ने अपनी बेटे के चेहरे पर थकान के साथ साथ एक गहरा दर्द भी महसूस किया। अंदर आते ही यामिनी ने प्यार से उसे पास बैठाते हुए पूछा, माही, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? माही ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं मॉम, बस थोड़ी सी थक गई हूं। मगर यामिनी अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। वो माही के चेहरे पर हल्की शिकन भी पड़ सकती थी। यामिनी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके चेहरे और दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, माही, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी मॉम हूं और तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। बताओ सच सच कि हुआ क्या है। माही की आंखें अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। जैसे उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाया, वो खुद को नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी। यामिनी ने घबराकर यशवंत की ओर देखा, फिर माही की पीठ सहलाते हुए कहा, बस बेटा रो मत, पहले बताओ तो हुआ क्या है। माही ने हिचकियों के बीच कहा, मॉम, आज मैं युवराज से मिली थी। उसे डिवोर्स पेपर देकर आई हूं साइन करने के लिए। ये सुनते ही यामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये यामिनी ने पूछा, क्या? लेकिन डिवोर्स क्यों माही? माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम, जब मैंने उसे देखा था, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसे भूल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मैंने साइन कर दी है, अब उन्हें भी साइन करना ही पड़ेगा और फिर सब खत्म। यामिनी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। यामिनी ने समझाने की उसे बहुत कोशिश की, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो माही? कम से कम एक बार सोच तो लेती। युवराज तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें पहले बात भी करनी चाहिए। क्या पता बात में कोई हल निकल आए। माही की आंखों में गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव आ गया। उसने अपनी मॉम से कहा, मॉम, अगर आप पापा को किसी और औरत के साथ देखती, क्या आप सहन कर पाती? यामिनी चुप हो गई। यामिनी का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि माही ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने पूछा, क्या मतलब माही? क्या तुम कहना चाहती हो कि युवराज किसी और के? माही ने अपनी नजरें झुका ली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मॉम, मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। मैं उसे लेकर इतना पजेसिव हूं कि अगर उसे किसी और के साथ देखूं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैंने उसे 2 बार देखा है, किसी और के साथ होटल में जाते हुए। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं उनसे डिवोर्स लेने की सोच रही हूँ। और मैं आज उन्हें पेपर भी देकर आ गई। यशवंत, जो अब तक चुप बैठे थे, उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुमने युवराज से सीधे बात की थी इस बारे में? माही ने नजरें फेर ली, क्योंकि माही ने अभी तक कोई भी बात नहीं की थी। उसने कहा, नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था और वो मुझे कोई सफाई देने को भी तैयार नहीं था। यामिनी जो सुन रही थी, उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, कभी कभी आंखें जो देखती हैं वो पूरा सच नहीं होता। रिश्ते शक पर नहीं, विश्वास पर चलते हैं। माही ने गुस्से में कहा, मॉम, मैंने फैसला कर लिया है। अब कोई भी बात इससे आगे बदल नहीं सकती। यशवंत ने गहरी आवाज में कहा, माही, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। लेकिन माही अपने फैसले पर अड़ी हुई थी।
उसने अपने माता पिता की कोई और बात नहीं सुनी और सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। रात ढलने लगी थी और इधर युवराज अपने कमरे में अकेला बैठा अपने और माही की पुरानी यादों में खो गया था। दूसरी ओर माही अपने फैसले के बोझ तले दबी हुई थी। दोनों के दिलों में प्यार अभी भी था, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि वे एक दूसरे से दूर जा रहे थे। रात के घने अंधेरे में पूरा चौधरी हाउस एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें खिड़की के कांच से टकरा रही थी। ठंडी हवा झोंके पर्दों पर धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन माही चौधरी के मन में चल रहे तूफान के सामने सब कुछ और ही चल रहा था। जब वो अपने कमरे में आई तो दरवाजा बंद अंदर से कर लिया। उसकी आंखें भारी थी, मन बुरी तरह उलझा हुआ था। वो सीधे अपने बेड पर जा बैठी और सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। रात से आज हुई मुलाकात ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उसने सोचा था कि वो कागज देखी और वो साइन कर देगा और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवराज ने साइन करने से मना कर दिया था। उसने कहा कि वो आगे अपने वकील को दिखाएगा। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने घूर रहा था। वही गहरी निगाहें जो हमेशा उसके लिए प्यार से भरी रहती थी, आज उनमें दर्द और गुस्सा दोनों था। उसकी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मैं ऐसे किसी कागज पर साइन नहीं कर सकता। माही, पहले मेरे वकील को दिखाने दो। माही ने गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या मैं सही कर रही? यह सवाल उसे अंदर तक झकझोर रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो चौंक गई कि रात के इस वक्त उसे फोन कौन कर सकता है। उसने अपना मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर देखा। एक अनजान नंबर था। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगी। यह नंबर वही था जिससे वो उस लड़की उसे धमका रही थी। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया और धीरे से कहा, हेलो। उधर से एक कड़वी और तीखी हंसी सुनाई थी। कैसी हो माही? तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि बहुत परेशान हो। माही की सांसें तेज हो गई। उसकी पकड़ फोन पर कस गई। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम फिर से फोन क्यों कर रही हो? ओ, तो तुम अब गुस्से में बात कर रही हो, लेकिन क्या फायदा जब तुम अपने ही काम को पूरा नहीं कर पा रही। लड़के ने हंसते हुए कहा। माही का चेहरा और गुस्से में और तमतमा गया। उसने फिर कहा, मैं आज युवराज के पास गई थी। उसने साइन करने के लिए कहा था। ओह, सच में? लड़के की आवाज में शरारत थी। माही ने कहा, हाँ, लेकिन उसने साइन करने से मना कर दिया। कह रहा है कि पहले वकील से बात करेगा। लड़के ने एक लंबी सांस ली और फिर एक ठंडे और कड़ी आवाज में कहा, तुम बहुत वाकई में बेवकूफ हो माही। तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसने वकील से बात कर ली तो वो साइन कर देगा? माही की आंखों में भय उतर आया। मुझे विश्वास है कि वो करेगा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। लड़के ने अपनी आवाज और भी ठंडी कर ली। याद रखना माही, अगर युवराज को सच बताने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारी वो सबसे कमजोरी और वो राज जो सिर्फ मैं जानती हूँ सबके सामने आ जाएगा। माही का पूरा शरीर कांप गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। उसकी आवाज भर गई। तो फिर चुपचाप मेरा कहा मानो और युवराज से जल्द जल्द साइन करवा लो। इसके बाद उसने कॉल काट दिया। माही ने घबराहट में फोन नीचे फेंक दिया और अपने दोनों हाथों को सिर को पकड़ लिया। नहीं, अब और नहीं, मैं और नहीं झेल सकती। उसकी सांसें तेज चलने लगी। दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उठी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई और होठ कांप रहे थे। अब वो और नहीं सहन कर सकती थी। उधर युवराज भी अपने कमरे में बेचैन था। वो कमरे में बार बार चहलकदमी कर रहा था। कागज में हाथ में थे, लेकिन उसका मन उन्हें फाड़ देने का कर रहा था। माही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। वो उन पलों को याद कर रहा था जब माही उससे बेपनाह मोहब्बत किया करती थी, लेकिन आज वही माही उससे दूरी बना रही थी। तलाक के कागज उसके हाथ में थमाकर चली गई थी। तभी ट्रेन ट्रेन उसका फोन बज उठा। युवराज ने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चंदन का कॉल आ रहा था। युवराज ने बिना वक्त गवाए कॉल रिसीव कर ली। हाँ चंदन, बोलो। युवराज, सर मामला गंभीर है। चंदन की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या हुआ? युवराज ने माथे पर शिकन पड़ गई। सर, मुझे पक्की खबर मिली है कि मेहता और वर्मा मुकुल ने मिलकर आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश की है। उन्होंने बाहर से कुछ खतरनाक फाइटर बुलवाए हैं और ये अभी अभी शहर में दाखिल हो गए हैं। युवराज की आंखों में आंख भड़क गई। फाइटर्स? उसने गुस्से में दांत पीछे और कहा, हाँ सर, ये लोग साधारण फाइटर नहीं, बाहर से बुलाए गए प्रोफेशनल हिटमैन हैं। मैंने सुना है कि ये सिर्फ आपके लिए आए हैं। युवराज के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। कहाँ हैं अब ये लोग? सर, उनकी आखिरी लोकेशन मुकुल के फार्म हाउस के पास देखी गई थी, चंदन ने जवाब दिया। युवराज ने बिना देरी किए फोन रख दिया और अपनी अलमारी खोली। उसने अपनी जैकेट पहनी और जेब में हथियार डाला
और कमरे से बाहर निकल गया। उधर माही अपने कमरे में बेहोशी जैसी हालात में बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अब भी उस ब्लैकमेलर की धमकियां याद कर रही थी। अगर युवराज को सच बताने की कोशिश की तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने आ जाएगी। माही का पूरा शरीर कांप गया। वह इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ थी कि अगर वो लड़की अपनी धमकी को सच कर देगी तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपने आप से बार बार पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं युवराज से सब कुछ बता दूं? क्या वो मेरी बात समझेगा? इधर युवराज अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से मुकुल के फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी सर्दी थी। जैसे ही वो फार्म हाउस के करीब पहुंचा उसे वहां कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर रोकी और चुपचाप छिपते हुए आगे बढ़ गया। वहां 6 लोग खड़े थे। सभी काले कपड़ों में थे। उनके हाथों में हथियार थे। तो ये हैं वो लोग। युवराज ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब क्या प्लान है? उनमें से एक फाइटर्स ने कहा। साफ बात है, युवराज को देखते ही खत्म कर देना है। युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो चुपचाप अपनी जगह से निकला और बिना देरी के धड़ा पीछे से एक खड़े फाइटर को जोर से मुक्का मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर गया। युवराज! एकदम से सभी लोग चौंक गए। तभी युवराज की आवाज वहां पूरे माहौल को खत्म करने के लिए गूंजी। तुम लोगों ने मुझे खत्म करने के लिए इतने दूर से फाइटर्स बुलवाए। अब बताओ कौन खत्म करेगा किसे? फाइटर्स ने बिना वक्त गए युवराज पर टूट पड़े। पहले फाइटर्स ने छुरा निकाला और युवराज की ओर झपटा, लेकिन युवराज ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और जमीन पर पटक दिया। दूसरा फाइटर्स आगे बढ़ा और रोड से वार करने की कोशिश की, लेकिन युवराज झुका और अगले ही पल उसके चेहरे पर घुसा मार दिया। तीसरा फाइटर भी युवराज की जैकेट पकड़कर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन युवराज ने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। अब बचा सिर्फ एक। उस फाइटर्स ने पिस्तौल निकाल ली, युवराज की तरफ तान दी। अब बचकर दिखा युवराज, लेकिन तभी धाए युवराज के पास रखे लोहे के पाइप से उसके हाथ पर मारा, जिससे गन गिर गई और अगले ही पल धड़ाक युवराज ने उसे एक जोरदार गुस्सा मारा और जिससे वो बेहोश हो गया। युवराज ने गहरी सांस ली और चारों ओर सभी फाइटर्स जमीन पर पड़े करहा रहे थे। अब क्या होगा आगे? क्या करेंगे मुकुल मेहता और वर्मा मिलकर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 138वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज उनसे लड़ाई करके एक तरफ खड़ा हो गया था। सभी के सभी नीचे गिर गए थे। युवराज को लगा कि सिर्फ यही फाइटर्स जो उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पीछे और भी लोग होंगे। एकदम पीछे के फार्म हाउस का दरवाजा खुला और कम से कम 40 से 50 लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। सब अलग अलग स्टाइल में उसकी तरफ आ रहे थे। युवराज ने सबकी ओर देखा और गहरी सांस ली। तो ये बात है, चलो लड़ाई अब शुरू हो गई। उनमें से कुछ ने ब्लैक विंग चुन कुंगफू की ड्रेस पहनी हुई थी। उनके चेहरे इमोशनलेस थे, लेकिन आंखों में एग्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। तैयार हो जाओ युवराज सिंघानिया, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे, उनमें से एक ने फुर्ती के साथ कहा। युवराज हल्का सा मुस्कुराया और अपनी पोजीशन में आ गया। आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। उसमें से कुछ फाइटर युवराज की तरफ तेजी से लपके। उसने चैन पंचिंग से हमला किया। यह विंग चुन के सबसे घातक तकनीकों में से एक थी, जिसमें लगातार तेजी से गति से छोटे लेकिन घातक पंच मारे जाते थे। युवराज ने तुरंत अपने हथेली से ब्लॉक करने की तकनीक को इस्तेमाल किया और उसके सारे पंचों को बेअसर कर दिया। फिर उसने झट से फिंगर थ्रस्ट स्ट्राइक थ्रो से उसके गले पर वार कर दिया। धक! फाइटर जमीन पर गिर पड़ा और सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। दूसरा फाइटर झपटे से आगे आया। उसने एक डिफेंसिव ब्लॉक के साथ युवराज की बॉडी पर हमला किया, लेकिन युवराज ने उसकी बाजू पकड़कर लाओ शेप मूव किया और जमीन पर पटक दिया। तीसरे और चौथे फाइटर ने एक साथ हमला किया। वो फाइटर्स में से एक ने एल्बो ब्लॉक के साथ युवराज को रोकने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने पॉम स्ट्राइक से हमला किया। युवराज ने बिजली की फुर्ती से सर्कुलर ब्लॉक से खुद को बचाया और अगले ही पल जासुओं के तीसरे फाइटर का संतुलन बिगड़ गया। फिर उसने चौथे फाइटर और एल्बो स्ट्राइक से सीधा दे मारा। धड़ाक! दोनों के दोनों जमीन पर गिर गए। अब बचे हुए फाइटर एक साथ आ चुके थे। वे चारों तरफ से घेर कर उसके चारों अलग से एंगल से मार्शल आर्ट्स के विंग चुन तकनीकों को घेरने लगे। युवराज ने अपनी सेंटर लाइन थ्योरी का इस्तेमाल किया। यह मार्शल आर्ट की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक थी, जिसमें शरीर को सेंटर लाइन में नियंत्रण रखते हुए हर हमले को रोका जा सकता है। युवराज ने पहली चाल में एक फाइटर को स्ट्रेट ब्लास्ट से हवा में उछाल दिया, दूसरे को ब्लॉक करने की पंच में बेहोश कर दिया और तीसरा फाइटर ने स्ट्रिकी हैंड टेक्निक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने ब्लॉक और स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन से उसे दूर धकेल दिया। अब सिर्फ कुछ ही बचे थे।
युवराज ने साइड किक से एक दूसरे को फेंका और फिर लो हुक पंच से एक को और नीचे गिरा दिया। युवराज ने दोनों को गर्दनों से एक दूसरे को झटके से भिड़ाया और आखिरी के बचे हुए दोनों फाइटर्स को भी नीचे जमीन पर पटक दे मारा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब दूसरी और टीम आगे आ गई थी। ये थी मुई थाई फाइटर्स की टीम, जिन्होंने अपने हाथों पर रेड बांस बांधे हुए थे। उनकी खतरनाक चालों की आक्रामकता बहुत तेज थी। इनमें से पहला फाइटर उछलकर घुटने से हमला करने के लिए दौड़ा। युवराज ने झुककर खुद को बचाया और तुरंत राउंड हाक किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा फाइटर ने एल्बो स्लैश किया, लेकिन युवराज ने अपनी बाह से ब्लॉक करके अपरकट पंच मारा और जिससे वो उल्टा गिर पड़ा। बाकी के जो फाइटर बचे हुए थे उन्होंने युवराज की तरफ हमला किया। युवराज ने अपनी क्लिंच फाइटिंग का इस्तेमाल किया और आगे आने वाले दोनों फाइटर्स को पकड़ दिया और दोनों को पुश करके दोनों को दूर फेंक दिया। बचे हुए फाइटर्स ने हर तरफ से हमला शुरू कर दिया, लेकिन युवराज के हाथ अब किसी मशीन की तरह चल रहे थे। एक के बाद एक फाइटर को वो धूल चटाने लगा था। अंत में जब आखिरी मुई थाई फाइटर बचा तो युवराज ने स्पिनिंग ब्लैक एल्बो से उसे दे मारा और जमीन पर सीधा गिरा दिया। रात के सन्नाटे में तलवारों की चमकती धारें किसी मौत के दस्तक जैसी लग रही थी। जैसे युवराज ने अपने आप पर आंखें उठाई, आगे से 10 थाई फाइटर अपने हाथों में तलवारें लिए आगे बढ़ रहे थे। युवराज ने गहरी सांस ली और अपने छटके हाथ, अगले ही पल उसके हाथों में स्टार शेप्स ब्लेड्स आ गए। उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। लड़ाई अब तलवार और ब्लेडों की होने वाली थी। चलो देखते हैं कितनी धार है तुम्हारे इन तलवारों में, युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ताई ची फाइटर्स से कुछ बिना कहे आगे बढ़ गए। उनकी चाल धीमी थी लेकिन जानलेवा भी थी। ताई ची फाइट को धीमी मौत का कलाक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले हमले में भले ही धीमे दिखते हैं, लेकिन जब पड़ते हैं तो शरीर के अंदरूनी हिस्सों को हिला देते हैं। युवराज तैयार हो गया था। उसने जो आगे आए पहले दो फाइटर्स को एक साथ झपट दिया। उसमें से पहले ने क्लाउड हैंड से गोल घूमकर तलवार का इस्तेमाल किया और उसके तलवार गोल घूमते हुए युवराज की गर्दन पर वार करने लगी। दूसरे फाइटर ने स्टेप बैक पुश से पीछे हटकर घातक वार करने की तकनीक बनाई और अपनी तलवार सीधे युवराज के पेट की ओर बढ़ा दी। युवराज ने बिजली की गति से शिफ्टिंग स्टांस का इस्तेमाल किया और दोनों वारों को खुद से बचा लिया। फिर उसने अपने दाएं हाथ से शूरिकेन थ्रो ब्लेड फेंकना शुरू कर दिया। ब्लेड हवा को चीरते हुए आगे आए और पहले फाइटर और दूसरे तलवार पकड़ने की कलाई में दांत हंसे। आह! उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। अब दूसरे फाइटर ने वार्ड ऑफ और स्ट्राइक ब्लॉक करके पलटवार करने की चाल से फिर से हमला किया। युवराज ने नीचे झुककर ड्रैगन टेल स्वीप में उसकी टांगें उड़ा दी। धड़ाम! दोनों फाइटर्स जमीन पर गिर गए। अब दो आगे वाले फाइटर्स आगे बढ़े। उसमें से एक ने क्रेन स्प्रेड स्विंग्स दोनों तरफ से इस्तेमाल युवराज के ऊपर तलवारों से गर्दन पर वार कर दिया। उसमें से एक ने फायर लेडी वर्क्स शटल से दोनों हाथों पर यह तलवार घुमाकर हमला करने की तकनीक अपनाई और युवराज की जांघों को काटने के लिए झुक गया। युवराज ने अपनी कलाई घुमाई और डिफ्लेक्स पेरी एंड पंच के वार से उसको रोककर सीधा आगे की ओर बढ़ा दिया और एक फाइटर को वार को रोक दिया। फिर उसने टाइगर क्लो स्ट्राइक से पंजे के 5 तरह से हमले के चौथे फाइटर्स के चेहरे को घुसा मारा। धड़ाक! रक्त की कुछ बूंदें हवा में उड़ गई। ताई ची के 4 फाइटर जमीन पर गिर गए थे। अब उनमें से 6 फाइटर बचे थे। उनमें से आगे के 2 फाइटर और आगे आए। उनमें से एक ने एक हाथ से एक रोककर दूसरे तलवार से अपना मुंह बनाया। दूसरे ने क्रीप्स डाउन से नीचे झुककर हमला करने का इस्तेमाल किया। युवराज ने डायगोनल फ्लाइंग से ऊपर से नीचे वार करने की चाल से 5वें की तलवार रोक दी और तुरंत अपनी ईगल क्लो ग्रिप से पंजे की पकड़ जैसी पकड़ से उसकी मजबूत कलाई पकड़ ली। चक! तलवार उसके हाथ से छूट गई। जो छठा फाइटर था युवराज की टांगों को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवराज ने जंपिंग स्पिन किक से हवा में घूमकर एक किक मारी और उसे भी जमीन पर गिरा दिया। आखिरी 4 फाइटर्स ने मिलकर एक अचूक रणनीति बनाई। वो चाहते थे कि एक साथ चारों मिलकर युवराज का सामना करे और उसको हरा दे। 7वां और 8वां फाइटर ने युवराज को उलझाने के लिए रिपल मंकी के पीछे हटते हुए हमला करने के मूव को अपनाया। वहीं 9वें और 10वें फाइटर ने फैन थ्रू बैक से पीछे से अचानक वार करने का इस्तेमाल किया। युवराज ने पहले ही भांप लिया था। उसने स्टेप बैक एंड स्ट्राइड से वार को रोककर तेज पलटवार करना शुरू किया और 7वें फाइटर की तलवार को दूर फेंक दिया। फिर उसने रोलिंग थंडर किक से हवा में घूमकर दोनों पैरों से हमला करके 8वें और 9वें को एक साथ मार गिराया। अब सिर्फ एक 10वां फाइटर बचा था। उसके पास ज्यादा अनुभव था
उसके सिंगल वेव से कड़े की तरह लगना शुरू कर दिया और युवराज की गर्दन पर हमला कर दिया। युवराज ने अपने आखिरी शूरिकेन हवा में फेंकी। शिव ब्लेड घूमती हुई गई और 10वें फाइटर की तलवार वाली बाजू में दाग जा धसी। तलवार उसके हाथ से छूट गई। युवराज ने आगे बढ़कर एल्बो स्ट्राइक से कोहनी पर वार किया और उसकी ठोड़ी पर जोर से मारा। धड़ाम, वो भी जमीन पर गिर गया। ताई ची के सभी फाइटर भी अब सिर्फ जमीन पर ही पड़े थे। युवराज ने अपने हाथ झटके और अपने ब्लेड्स वापस अपने जैकेट के अंदर चले गए और उसने चारों ओर देखा और चारों ओर चीखे दर्द और बेहोशी का मंजर छा गया था। उसने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, अब किसे भेजोगे? रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर घायल और बेसुध पड़े फाइटर्स करहा रहे थे। हवा में अब भी तलवारों की झंझनाहट और शूरिकेन्स की सनसनाहट गूंज रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली। उसकी मांसपेशियां थकान से धक धक कर रही थी। पसीना माथे से बहकर आंखों में चला गया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी शेर की तरह सतर्क थी। तभी सामने से और 5 फाइटर्स भी आगे बढ़ गए। ये पहले वाले फाइटर्स के कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उनके हाथों में हथेली डेडली ब्लेड्स की उक्त तलवारें थी, जिनका हर वार मौत की तरह स्ट्रीक होता था। इन तलवारों की धार इतनी तेज थी कि हवा तक चीर सकती थी। युवराज को एहसास हो गया कि अब लड़ाई और कहीं ज्यादा घातक होने वाली थी। ये किसी आम फाइटर जैसे नहीं थी। इनकी चालों में प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट का संयम और खूंखार हथियारों की बर्बरता थी। युवराज को पहली बार हल्की सी घबराहट महसूस हुई। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन हार उसके खून में नहीं थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बारीक लोहे का पियानो वायर निकाल ली। यह कोई साधारण तार नहीं थी, बल्कि हाई टेंशन स्टील वायर थी, जो कांच को भी तेजी से काट सकती थी। अगर मौत का खेल खेलना है तो मैं भी कुछ नया आजमाऊंगा, युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो सारे भी अब फाइटर तैयार हो गए थे। क्या होगा अब आगे? क्या युवराज इन फाइटरों से हार जाएगा या इनको हरा देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 139वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने तुरंत स्टाइल स्टेप अवॉइड किया और अपने तार को तेजी से घुमा दिया। शिव, तार इतनी तेजी से घूमी कि पहले फाइटर की दाहिनी बाजू पर गहरी लगी और उसकी दाहिनी बाजू कट गई। खून की धार फूट पड़ी और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। आह, वो दर्द के मारे नीचे बैठ गया। दूसरे फाइटर ने तुरंत हमला किया। उसने ड्रैगन टेल स्टाइल में नीचे से ऊपर की और तलवार चलाना शुरू किया और युवराज की जांघों को काटने की कोशिश की। युवराज ने जंपिंग ट्विस्ट में हवा में घूमकर खुद को बचाया और हवा में अपनी तार फेंक दी। शिव, तार घूमती हुई उसकी सीधी टांग में लग गई। युवराज ने तार को एक झटके से खींचा और उसकी टांग को चीर दिया। आह, वो भी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। बचे हुए फाइटर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पास कोई ऐसी क्या चीज है जिससे वो लगातार वार करता जा रहा है। वो बचे हुआ फाइटर में से एक ने टाइगर पंजे की तरह दोनों तलवारों से हमला किया, जिसमें दोनों हुक की तलवारें एक साथ युवराज के चेहरे की ओर बढ़ गई। युवराज ने रिवर्स वायर ट्रैप तार से हथियार रोकने की कोशिश की। उसने तार को दोनों तलवारों के बीच में डालकर जोर से खींच दिया। क्षण, तलवारें झंझनाकर हवा में जा गिरी और युवराज ने फ्लाइंग नी अटैक से उसके चेहरे पर जोरदार वार कर दिया। वह भी नीचे गिर गया और उसके नाक से खून बहने लगा। चौथा फाइटर, जो उसने पूरी ताकत के साथ आया था, उसने ड्यूल ब्लेड स्ट्राइक्स के साथ दोनों हाथों से क्रॉस अटैक में युवराज की गर्दन पर वार कर दिया। युवराज की तार से व्हील लेस काउंटर कोड़े की तरह घुमाया और उसके हाथों को जकड़ लिया। फिर उसने टॉर्नाडो स्पिन घुमकर धक्का दिया और चौथा फाइटर सीधा दीवार से जा टकराया। धड़ाम, वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अब सिर्फ एक बचा था। उसकी आंखों में एक अलग ही शैतानियत थी। उसने हमला कोई नहीं किया, वो सिर्फ खड़ा रहा और युवराज को घूरता रहा। अच्छा, तो तू है वो, इनका सरदार, युवराज ने उसे उकसाने के लिए कहा, लेकिन वो हिला भी नहीं। फिर अगले ही पल से उसने एक झटके में अपनी तलवार से युवराज पर वार कर दिया, लेकिन युवराज पहले से तैयार था। उसने वायर कैच डिफेंस में तार को उसकी तलवार से रोक दिया और बिजली की तेजी से उसके गले में तार लपेट दी। अब तेरा खेल खत्म, युवराज ने ठंडी आवाज में कहा। उसने झटके से तार खींची और फाइटर की गर्दन एक गहरी लाल लकीर बन गई। वो गला पकड़कर लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी ये फाइटर भी डर से कर रहे थे और बेहोश हो चुके थे। युवराज ने अपनी तार वापस लपेटी और गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मुकुल का नाम था और युवराज ने कॉल उठाया। कमाल कर दिया युवराज, दूसरी ओर से ठंडी हंसी गुजी। लेकिन अगली बार तेरी लिए सिर्फ 50 नहीं, इससे भी ज्यादा फाइटर्स आएंगे। युवराज की आंखें सख्त हो गई। तो जो किसी को भेज ले मुकुल, मैं हर बार उन्हें जमीन पर घसीट दूंगा।
रात अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई थी। आसमान में फैला अंधेरा और अंधेरा हल्की रोशनी में ही अब बदलने लगा था। दूर दूर तक फैले सन्नाटे को सिर्फ बेहोश और करहाते हुए फाइटर्स की हल्की हल्की आवाजें तोड़ रही थी। चारों ओर फैला खून, टूटी हुई तलवारें, झुलसी हुई दीवारें और फर्श पर गिरे हथियार इस बात का गवाह थे कि यहाँ कुछ मिनट पहले ही कैसे भयंकर लड़ाई हुई थी। युवराज अब भी वहीं पर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसकी शर्ट जगह जगह पर फूटी हुई थी और शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें में अभी भी वही एक तेज योद्धा की आंखों में एक जंग की जीत चुका हो। उसका ध्यान अपनी थकान पर गया और वो वहां से बाहर निकल गया। उसने अपने आप से कहा, अब तो मुझे आराम करना ही पड़ेगा। युवराज ने अपने ब्लैक मस्टिस का दरवाजा खोला और सीट पर बैठते ही लंबी सांस ली। उसकी उंगलियां अब भी हल्का हल्का कपकपा रही थी, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। गाड़ी स्टार्ट होते ही इंजन की हल्की हल्की गरज सुनाई दी। शहर के सुनसान गलियों से गुजरते ही युवराज के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मेहता और वर्मा से बात करनी पड़ेगी। रात की ठंडी हवा गाड़ियों की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन युवराज के अंदर एक अलग ही गर्मी थी, गुस्से की, बेचैनी और अनगिनत सवालों की। वो जानता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। मुकुल मेहता और वर्मा ने सिर्फ 50 लड़ाके भेजे, लेकिन यह महज एक शुरुआत थी। अब देखना अगली बार क्या क्या होगा, युवराज ने ठंडी आवाज में खुद से कहा और गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। लगभग आधे घंटे के बाद सिंघानिया हाउस के गेट पर वो पहुंच गया था। ये हवेली इतनी भव्य लगती थी कि रात में उतनी ही रहस्यमय प्रतीत होती थी। गेट पर खड़े गार्ड्स ने युवराज को तुरंत देखकर सलाम किया और गेट खोल दिया। गाड़ी पोर्च में आते ही एक नौकर आगे बढ़ा, लेकिन युवराज ने इशारे में उसे रोक दिया। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम लोग आराम करो। युवराज के कदम अब सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे। उसके जूतों की हल्की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए उसने हल्का सिर उठाया और देखा हॉल में रखी घड़ी के सुबह 4 बज रही थी। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन युवराज के लिए रात खत्म नहीं हुई थी। जैसे युवराज ने अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसने झटके से जैकेट उतारी और पलंग पर गिरा थी। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती जगाए रखा था। पहले फ्रेश हो जाऊं। उसने कमरे में बाथरूम की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हल्की पीली रोशनी चारों ओर फैल गई। विशाल दर्पण में उसने खुद को देखा और वो जो थका हुआ और चेहरे पर उसके भारी भारी निशान भी थे। आज की रात सच में यादगार थी, उसने खुद से कहा और नल खोल दिया। गर्म पानी की बूंदें जैसे उसके शरीर पर गिरी, एक सुकून का महसूस हुआ। पानी की भाप और हल्की गर्मी उसके जख्मों पर मरहम का काम कर रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने सर पर पानी गिराने लगा। उसे आज रात की हर लड़ाई याद आ रही थी। पहले 10 फाइटर, फिर दूसरे 10 और आखिरी में वो 5 मौत के सौदागर। युवराज को लगा कि जैसे उसके कंधे में एक बहुत बड़ा भारी झटका आ गया है। उसने अपने हाथ को झटका और थोड़ी बाद स्टीम बाथ का बटन दबा दिया। जैसे ही गर्म भाप पूरे चैम्बर में फैलने लगी, युवराज ने अपने आंखें बंद कर ली। अब यहाँ सिर्फ शांति थी, नए तलवारों की झंझनाट और ना ही चीखे और ना ही धमके। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अगली सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। माही ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और कुछ क्षणों तक छत को देखती रही। बीती रात उसके लिए एक बड़ा फैसला लेकर आई थी और आज का दिन उसके जीवन में एक नई शुरुआत लाने वाला था। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और बगल में रखा मोबाइल उठाया और स्क्रीन देखी। कई मिस्ड कॉल और मैसेज थे, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। आज उसके पास किसी और के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था। उसने मन बना लिया था कि उस ब्लैकमेलर के बारे में पता करके रहेगी और अपने जीवन से इस डर को हमेशा के लिए मिटा देगी। माही वॉशरूम में गई, ठंडे पानी से चेहरा धोया और शीशे में अपनी परछाई देखी। उसकी आंखों में बीती रात की आंसू की हल्की परछाई अब भी मौजूद थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही साहस था। उसने खुद को देखकर बुदबुदाया, अब और नहीं माही, अब तुम किसी के लिए कमजोर नहीं पड़ोगी। जल्दी से तैयार होकर उसने हल्के गुलाबी रंग की फॉर्मल ड्रेस पहनी, बालों को गोला छोड़ते हुए हल्का मेकअप किया और फिर अपने ऑफिस बैग को उठाकर नीचे की ओर बढ़ गई। लिविंग रूम में कदम रखते ही उसने देखा यशवंत, यामिनी और टीना पहले से नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उनकी निगाहें तेज दरवाजे की ओर उठी और माही को देखकर वे थोड़ा चकित रह गई। टीना ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माही आज तुम बहुत फ्रेश लग रही हो, क्या बात है? माही ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत हो गया, अब और नहीं। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। आज मैं युवराज से डिवोर्स पेपर साइन करवा ही लूंगी। यशवंत और यामिनी ने एक दूसरे को देखा। ये वो माही के चेहरे की चमक और उसकी आवाज में आए साहस को महसूस कर सकते थे। माही ने अंदर ही अंदर सोचा, बहुत कमजोर पड़ ली माही, अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी।
माही ने जल्दबाजी में नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकलने लगी। टीना ने उसे जाते हुए रोका। माही, अगर कोई परेशानी हो तो बताना, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ ही हैं। माही ने पीछे मुड़कर उसे हल्की मुस्कान दी और कहा, थैंक यू टीना, लेकिन अब से मुझे खुद अपने फैसले लेने होंगे। मुझे अब कोई भी डर नहीं है, ना ही कोई परेशानी। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। अपनी कार की ओर बढ़ी। कार स्टार्ट करने से पहले उसने गहरी सांस ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। उसे पता था कि आज का दिन उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। इसके बाद वो गाड़ी में बैठी और अपने ऑफिस की ओर चली गई। ऑफिस थोड़ी ही देर में आ भी गया। ऑफिस पहुंचते ही माही ने सीधे अपने कैबिन का रुख किया और भाग्य को बुलाकर कहा, मेरे लिए आज किसी भी अनावश्यक मीटिंग को कैंसिल कर दो, मुझे एक जरूरी काम है। भाग्य ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। माही ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अपनी डायरी निकाली, जिसमें उसने उन सभी घटनाओं को लिख रखा था जो पिछले कुछ हफ्तों में उसके साथ हुई थी। ब्लैकमेलर की धमकियां, युवराज का बदलता व्यवहार और उसके खुद के डर, सब कुछ उसके सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगे थे। उसने अपना मोबाइल उठाया और वो नंबर निकाला जिससे उसे धमकियां मिल रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और नंबर डायल कर दिया। कुछ सेकंड के घंटे के बाद कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से उस जानी पहचानी हंसी गूंज गई जिसने माही को अंदर तक हिला दिया था। ओह, तो आज तुमने मुझे खुद फोन किया माही, क्या बात है, इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम्हें? माही ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, तुम जो भी हो, मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारी धमकियों से डरती रहूंगी। उस आवाज ने फिर हंसते हुए कहा, डर तो तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है माही, लेकिन चलो देखते हैं कब तक ऐसा दिखावा कर सकती हो। क्या तुम्हारा फैसला पक्का है? आज ही साइन करवा रही हो युवराज से डिवोर्स? माई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हाँ, आज ही, लेकिन मैं तुमसे भी जल्द मिलूंगी और उस दिन तुम नहीं हंसोगी। फोन कट गया, लेकिन माही का कॉन्फिडेंस अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए खुद से कहा, अब और नहीं, अब खेल मेरे नियमों से होगा। उसने मन में हलचल थी, लेकिन इस बार वो डर नहीं रही थी। ये माही की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और वो इसे मजबूती से लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। क्या करेगी माही? क्या माही आज दोबारा से डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए युवराज के पास जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, 140वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर माही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, वो क्या करेगी आगे जाकर। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी अंजलि कपूर की अलग ही चल रही थी। अंजलि कपूर अपने कपूर मेंशन में आलिशान कमरे में खड़ी खुद को आईने में निहार रही थी। आज उसके चेहरे पर साहस की झलक थी। वो जानती थी कि आज उसे बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना था। अंजलि ने अपने लंबे रेशमी बालों की सफाई से संवारते हुए एक महंगी पर्पल कलर की साड़ी पहनी जो उसकी शख्सियत को और निखार रही थी। उसके गले में पर्स और नेकलेस और हल्का मेकअप और उसे भी आकर्षक बना रहा था। उसने अपने ही छवि को देखते हुए मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, आज का दिन बहुत खास है अंजलि, आज तुम्हें किसी भी हालात में अपना मकसद पूरा करना है। आज वो पहली बार एंटेना इंडस्ट्रीज के मालिक आदित्य से मिलने जा रही थी। उसने पिछले हफ्ते ही पता किया कि आदित्य और शिवानी हीराचंदानी बिजनेस पार्टनर है। उसने हर हाल में हीराचंदानी ग्रुप से अपने कपूर इंडस्ट्री के लिए फंडिंग चाहिए थी। यही वजह थी कि उसने आदित्य से दोस्ती बढ़ाने का फैसला कर लिया था। हालांकि एंटेना की ओपनिंग पार्टी के दौरान अंजलि से गलती से आदित्य के सामने टीना का नाम आ गया था, जिससे उसका मूड खराब हो गया था और वो पार्टी में बीच में ही छोड़कर चला गया था। लेकिन अंजलि हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो आज आदित्य को मना ले तो आज उसका काम बन सकता है। अपने डायमंड की घड़ी पर नजर डालते हुए उसने पर्स उठाया और अपने चमचमाती मर्सिडीज में बैठकर एंटेना के हेड ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। कार के शीशे से बाहर देखती हुई वो अपने प्लान को बार बार दिमाग में दोहरा रही थी। एंटेना इंडस्ट्री के हेड ऑफिस के सामने जब उसकी कार रुकी तो उसने गहरी सांस ली। इमारत बेहद प्यारी थी और कांच की दीवारें से ढकी हुई थी जो दूर से ही अपनी ताकत का एहसास करा रही थी। अंजलि कॉन्फिडेंस से कार से बाहर निकली और ऊंची एड़ी के सैंडल में चलती हुई रिसेप्शन तक पहुंच गई। मुझे आदित्य मेहरा से मिलना है, उसने अपने खास अंदाज में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैम, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? अंजलि ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, लेकिन उन्हें कोई बताए कि अंजलि कपूर आई है, वो जरूर मिलना चाहेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य के पर्सनल असिस्टेंट आर्यन से इंटरकॉम पर बात की और फिर अंजलि की तरफ देखकर कहा, मैम, आपको इंतजार करना पड़ेगा, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंजलि की आंखों में हल्का सा गुस्सा झलकने लगा।
उसे कभी किसी ने इंतजार नहीं कराया था। वो सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ी, लेकिन तभी एक ऊंची कदकाठी का युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदित्य का पर्सनल असिस्टेंट आर्यन था। मिस कपूर, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती, आर्यन ने कठोर लहजे में कहा। अंजलि ने भौहें उचकाई और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, ओह, तो तुम्हें लगता है कि आदित्य मुझसे नहीं मिलना चाहेगा? आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, यह नियम के खिलाफ है और मैम आपको रुकना ही पड़ेगा। अंजलि का चेहरा तमतमा गया। उसने अंदर खुद को संभाल लिया। उसने एक नाटकीय अंदाज में सिर झटकते हुए कहा, देखो, मैं यहाँ एक बिजनेस डिस्कस करने आई हूँ, कोई बेकार की गॉसिप करने नहीं। तुम बस आदित्य को इतना बता दो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बाकी वो खुद तय करेंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली और आदित्य को कॉल लगाया। कुछ सेकंड बाद उसने सिर उठाकर अंजलि की ओर देखा और कहा, सॉरी मिस कपूर, बॉस अभी काम पे लगे हुए हैं, वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। अंजलि के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसके इस तरह मना कर दिया था। वो कुछ देर चुप रही और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। लेकिन अंजलि कपूर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि अगर एक बार दरवाजा बंद हो जाए तो उसे दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। उसने कार में बैठते ही फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि उसे अपना रास्ता कैसे बनाना था। तभी उधर आदित्य अपने कविस के कैबिन में बैठा था। उसके सामने टेबल पर ढेर सारी फाइलें पड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसने हाल ही में अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया था और अब उसी बारे में सोच रहा था। नई प्रॉपर्टी डील्स, इन्वेस्टर्स से मीटिंग और क्लाइंट के साथ बातचीत, इन सब में वो पूरी तरह से व्यस्त हो चुका था। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसने देखा कि कॉल उसकी बहन रीना का था। वो तुरंत फोन उठाते हुए बोला, जी दीदी। उधर से रीना की चहकती हुई आवाज आई, आदित्य जल्दी से मुंबई एयरपोर्ट पर आओ, हमें पिक कर लो। आदित्य ने थोड़ा हैरानी से पूछा, हमें मतलब दीदी, क्या जीजू भी आपके साथ हैं? रीना हंस पड़ी, अरे ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बस तुम जल्दी आ जाओ। आदित्य को समझ नहीं आया कि रीना इतने रहस्यमय अंदाज में क्यों बोल रही थी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया और फौरन एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। गाड़ी चलाते हुए उसके दिमाग में ही चल रहा था कि आखिर रीना ने सरप्राइज की बात क्यों की थी। हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी आ रहा है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने देखा कि रीना और जीजू बाहर ही खड़े थे, लेकिन उसके साथ एक और लड़की भी थी, रूपाली। आदित्य का मूड तुरंत खराब हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखों में नाखुशी साफ झलक रही थी। आदित्य आगे बढ़कर अपने दीदी और अपने जीजा से मिला। उसने रूपाली की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन रूपाली ने मुस्कुराते हुए उससे मिलने की कोशिश की और उसने कहा, कैसे हो आदित्य? आदित्य ने फॉर्मेलिटी निभाते हुए छोटा सा उत्तर दिया, ठीक हूं। रीना ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, चलो चलो कार में बैठो, घर चलते हैं। आदित्य ने बिना कुछ कहे कार की कदम बढ़ा दिए और उसका मन खिन्न हो चुका था। वो जानता था कि रीना उसे और रूपाली को एक साथ देखने की आदत डालने की कोशिश कर रही थी। घर पहुंचने के बाद आदित्य का मूड ठीक नहीं हुआ। वो जानता था कि रीना उसकी शादी रूपाली से करवाना चाहती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद रीना उसके कमरे में आई। आदित्य, क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे कमरे में क्यों चले आई? आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, दीदी, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? रीना ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ रूपाली का यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा? आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं दीदी, लेकिन वो अपनी बात को बोलने के लिए बार बार लड़खड़ा रहा था। रीना समझ चुकी थी कि आदित्य को रूपाली का यहाँ आना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने उसको शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो आदित्य, और तुम्हें भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम रूपाली से थोड़ा मेलजोल बढ़ाओ, और वो बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारे जीजू भी चाहते हैं कि रूपाली की शादी तुमसे हो जाए। ये सुनते ही आदित्य का सर फिर से चकरा गया, क्योंकि आदित्य तो रूपाली के नाम को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ऊपर से उसकी बहन उसे शादी करवाने की बात कर रही थी। वो तो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता था, इसीलिए तो वो अपने कमरे में आ गया था। उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ मजबूरी में उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं। रीना ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी उसकी भावनाओं के बारे में सोचा है? वो तुम्हें बहुत सच्चा प्यार करती है। आदित्य ने चिढ़कर जवाब दिया, दीदी, प्यार जबरदस्ती थोड़ी होता है। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो ये उसकी मर्जी।
लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। रीना चुप हो गई। उसने सोचा कि शायद आदित्य को धीरे धीरे मनाया जा सकता है, लेकिन उसकी नाराजगी अब उतनी ही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी रूपाली ने एक बार फिर आदित्य से बात करने की कोशिश की। आदित्य, हम इतने सालों में एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम कभी मेरे बारे में अच्छा सोच सकते हो? आदित्य ने सीधा सा जवाब दिया। रूपाली, मैं तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में देख सकता हूं, लेकिन एक जीवन साथी के रूप में नहीं। प्लीज मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। रूपाली की आंखों से आंसू बहने लगे। रीना ने माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य उठकर वहां से सीधा ऑफिस चला गया। आज उसकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, मेनन ग्रुप के साथ, सीईओ की प्रियंका मेनन के साथ। यह डील उसके बिजनेस के लिए बेहद अहम थी। आज वो इसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता था। वो हड़बड़ी में घर से निकला और जल्दी ही ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचकर आदित्य ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। मीटिंग रूम में घुसते ही उसकी नजर प्रियंका मेनन पर पड़ी। प्रियंका एक तेज तर्रार और प्रभावशाली व्यक्ति की महिला थी। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर आत्मनिर्भरता झलक रही थी। मिस्टर आदित्य, बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे भी इस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार था। आपकी कंपनी के साथ जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात होगी। मीटिंग की शुरुआत हुई। दोनों पक्षों को अपने अपने प्रस्ताव रखे और बिजनेस संभावना पर चर्चा की। आदित्य की स्पष्ट सोच और कुशलता ने प्रियंका को प्रभावित किया। उसने आदित्य की प्रोफेशनलिज्म और मजबूत बिजनेस समझ की सराहना की। आपका दृष्टिकोण और रणनीति मुझे पसंद आई, मिस्टर आदित्य, प्रियंका ने कहा। आपकी कंपनी के साथ काम करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। आदित्य ने धन्यवाद कहा और बातचीत जारी रही। प्रियंका को आदित्य की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई। वह न केवल एक कुशल बिजनेसमैन था, बल्कि उसमें एक अलग तरह का जुनून भी था, जो उसे सबसे अलग बनाता था। मीटिंग के आखिरी में प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर डील फाइनल समझे? आदित्य ने भी हाथ बढ़ाया और कहा, बिल्कुल मिस मेनन। दोनों ने हाथ मिलाए और एक दूसरे के साथ बिजनेस के आगे बात बढ़ा दी। मीटिंग खत्म होने के बाद आदित्य अपने कैबिन में लौट आया और अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था। यह डील उसके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती थी। प्रियंका की प्रोफेशनल स्किल्स और उसकी दूरदर्शिता ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया था। दूसरी तरफ प्रियंका भी आदित्य के बारे में सोच रही थी। उसने अब तक बहुत से बिजनेस पार्टनर से मुलाकात की थी, लेकिन आदित्य जैसा साहसी और मेहनती व्यक्ति कम ही देखने को मिलता था। उसे महसूस हुआ कि आदित्य केवल एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जिसे वो पर्सनल तौर पर भी जोड़ सकती है। क्या होगा आगे? क्या ये मुलाकात सिर्फ एक बिजनेस डील तक सीमित रहेगी, या फिर इनके रिश्ते की कोई नई कहानी जुड़ने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।